चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे जो आज का लेक्चर हमारा, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 में अगर आप देख पा रहे होंगे सामने, तो इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें क्या बेटा, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एक्स दे रखा मुझे, ये में वाई दे रखा है, ये दे रखा हमें 130 डिग्री। तो पहले तो हमें बोला गया कि आप एक काम करिए, ज़रा एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। पहले तो हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें कहा गया है कि प्रूव भी करिए, हमें प्रूव भी करना है कि जो ए बी वाली लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ये भी मुझे प्रूव करना है ना। तो मैं जो भी चीज़ हमारे पास होता है ना क्वेश्चन में, उनको अब लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या क्या चीज़ सर गिवन दे रखा है, यहाँ पर क्या चीज़ हमारे पास है। यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि सर हमारे पास जो एक्स और वाई है ना, तो हमें ये दे रखा है, यानी ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि मुझे और एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो गिवन में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, गिवन पहले गिवन लिखते हैं वैसे, तो आप चाहे ना इसका नाम लिख सकते हो। मान लो इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया आपने, ठीक है, तो पी नहीं है ना, और इस पॉइंट का नाम रख दिया आपने पी। तो आप पहले गिवन लिखना पड़ता है। गिवन में हिंदी वाले बच्चों को मैं बोल देता हूँ, इसको बोलते हो दिया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये एंगल 50 डिग्री है, तो एंगल ए ओ पी कितना बेटा 50 डिग्री दे रखा है ना। और साथ साथ मुझे जैसे मान के चलो, इसका नाम मैं, इस पॉइंट का नाम मैं क्यू रख देता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं एस रख देता हूँ, एस। तो एंगल सी क्यू एस, ये एंगल क्या है 130 डिग्री है, एंगल सी क्यू एस हो जाएगा 130 डिग्री। उसके बाद हमें पहले कहा गया कि एक्स ये ना, अच्छा, और मुझे गिवन है टू प्रूव करना है। हाँ, मुझे टू प्रूव ये भी तो करना है। मुझे पहले तो एक्स और वाई निकालना है, एंगल एक्स और वाई, बाद में निकालना है कि प्रूव करना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, कि ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है। ठीक है, गिवन टू प्रूव। तो एक काम करेंगे बेटा, अब आ जाएंगे सॉल्यूशन पे। सर सॉल्यूशन में ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में मुझे कहता है कि सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ना बेटा, ये मेरे पास ये एंगल है मेरे पास 50 डिग्री, और ये एंगल है मेरे पास एक्स। यार बेटा आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 50 डिग्री है और ये एक्स है, तो क्योंकि ये एक लाइन जा रही है, तो एक एंगल लाइन के राइट साइड बन रहा है, एक एंगल लाइन के लेफ़्ट साइड बन रहा है, एक एंगल बन रहा है लाइन के राइट साइड, एक बन रहा है लाइन के लेफ़्ट साइड। तो इस एंगल का नाम, जैसे हमने क्या बोला, इस एंगल का नाम मैंने कहा ना ए ओ पी, ये एंगल है मेरे पास ए ओ पी, और ये मेरे पास, इसको बोल सकता हूँ मैं ए ओ क्यू, क्योंकि एक लाइन के, जब मैंने कहा था जब भी कभी होता है ऐसी लाइन है, एक एंगल लाइन के इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, तो ऐसे वाले दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर। तो ऐसे ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर, हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, अच्छा, तो एंगल ए ओ पी क्या मेरे पास 50 डिग्री है, और ए ओ क्यू मेरे पास एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 50 डिग्री है ना, राइट साइड का माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, बेटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 डिग्री, ये आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। अब बेटे काम करिए, ठीक है, साथ साथ आप देख रहे हैं ये दोनों क्या मिल रहे हैं, आमने सामने का एंगल है। ये दोनों कौन सा एंगल है, इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण नहीं बोलते इन दोनों को। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल सी क्यू एस इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी के बराबर है ना। तो सर कौन से एंगल होंगे ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि बेटा शीर्षा विमुख कोण है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। तो सर सी क्यू एस, एंगल सी क्यू एस जो मेरे पास है, सी क्यू एस ये मेरे पास 130 डिग्री है, और क्यू ओ डी है ना, क्यू ओ डी मेरे पास वाई है ना। तो जो वाई की वैल्यू क्या आ गई सर, वाई की वैल्यू आ गई है 130 डिग्री। वाई की वैल्यू क्या आ गई सर, वाई की वैल्यू आ गई है 130 डिग्री, और एक्स की वैल्यू है 130 डिग्री। मतलब दोनों का वैल्यू ना क्या आ रही है, 130 डिग्री आ रही है। अब देखो सर होता क्या है कि आप देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया था ये होता हमारा देखो ये हमारा बनता है जेड, ये बनता है हमारा जेड। तो इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये एक्स और वाई है, क्योंकि एक्स और वाई है ना, तो ऐसे जेड नहीं बन रहा, ऐसे इस कोने का जेड बन रहा है ना, जेड शेप का नहीं बन रहा ऐसे। तो ये इस कोने के जो एंगल होते हैं इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, जो एक्स और जेड है, एक इस कोने जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है ना, एक है इस कोने में, एक है इस कोने में। तो अगर जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जब ये मतलब ये ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी आपस में इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी आपस में इक्वल होते हैं जब दो लाइन क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रही है ना, इसका मतलब ए बी वाली लाइन सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो एक्स आ रहा है वो भी 130 डिग्री आ रहा है, वाई भी क्या आ रहा है 130 डिग्री आ रहा है, एक्स बराबर वाई इक्वल टू 130 डिग्री। ये दोनों तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हियर पेयर ऑफ अल्टरनेट, हियर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हियर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, है ना। इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी। इसका मतलब जो ए बी वाला लाइन क्या होगी, सी डी के पैरेलल होगी। हिंदी मैं बता देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ अंतः एकांतर कोण समान है, यहाँ अंतः एकांतर कोण समान है, इसका अर्थ है ए बी, इसको बोलते हैं समांतर सी डी, इसको ऐसे लिख देंगे, या अंतः एकांतर कोण समान है, इसका मतलब ए बी समांतर सी डी। ठीक है। तो सर दो ये लाइन मतलब अगर ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है ना, ये तभी इक्वल आ सकती है जब दो लाइन क्या होती है पैरेलल। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 130 ये 130 दोनों 130 आ गए ना। ठीक है सर। तो ये सर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ख़त्म होता है। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, ए बी कहा गया है इफ 6.29 यानी इस फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, अगर ये जो ए बी वाली लाइन दिख रही है ना, अगर इस सी डी के लाइन के पैरेलल है, अगर ए बी वाली लाइन सी डी लाइन के पैरेलल दे रखी है मुझे, ये ए बी वाली रेखा सी डी के रेखा के समांतर है, और सी डी वाली समांतर है ई एफ के, और सी डी वाली समांतर है ई एफ के, और सी डी वाली रेखा समांतर है किसके, ई एफ के। ठीक है। अच्छा, और ये जो मेरे पास y और z का रेशियो, y और z का रेशियो, इनका रेशियो मुझे 3:7 दे रखा है, तो मुझे x बताना है। मतलब मुझे y और z का रेशियो दे रखा है तो मुझे x बताना है। कोई नहीं बेटा, बता रहे हैं, पहले एक बार करता हूँ मैं इनको ना, इसको कॉपी में पहले फिगर को बना लेते हैं, लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। तो ये तो सर मैंने बना दी फिगर आपके सामने। ठीक है, ये फिगर बन गई। अब जो चीज़ें मुझे गिवन है सवाल में, वो चीज़ें मैं फटाफट लिख देता हूँ कि सबसे पहले गिवन आते ना, कि गिवन मुझे क्या चीज़ गिवन है ना, तो क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है। गिवन मुझे यही दे रखा है कि जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है, यानी ए बी वाली रेखा समांतर है किसके, सी डी के। फिर ये भी दे रखा है सी डी वाली पैरेलल है किसके, ई एफ के, और सी डी वाली पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है। और y रेशियो जेड बराबर क्या दे रखा है, 3:7। y रेशियो जेड, इनका रेशियो क्या सर, 3/7। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, x। हमें करना, फाइंड करना है x, हमें फाइंड x करना है। ये तो मेरे पास ये चीज़ ना मुझे सवाल में दे रखा है सब कुछ। सोल्व कैसे करना है, देखो सर करते हैं इसको सोल्व।
सबसे पहले क्या करो, जो आपको दे रखा उसको लिखो। मतलब मेरे पास जैसे मैंने कहा कि जो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है, और सी डी किसके पैरेलल है, ए एफ के, सी डी पैरेलल है ए एफ के। ये सारा चीज़ गिवन है। गिवन मतलब हिंदी में बोलते इसको दिया है। अब जरा बेटे एक चीज़ सोचो यार, अगर ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, अगर ये ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये पैरेलल का मतलब होता है एकदम समांतर, कि एकदम ऐसे जा रही है। मतलब अगर ए बी और सी डी में पैरेलल का मतलब होता है इक्वल गैप। अगर ए बी और सी डी समांतर है, यानी ए बी और सी डी के बीच में अगर इक्वल गैप है, और फिर कहता है सी डी ई एफ के पैरेलल है, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, है ना, इनमें भी इक्वल गैप है। देखो मान के चलो, अगर जैसे अगर ए बी और सी डी के बीच में 5-5 सेंटीमीटर गैप है हर एक पॉइंट में, ठीक है, और फिर सी डी करे ई एफ के पैरेलल है, मैंने मान लिया सी डी और ई एफ के बीच में भी 5-5 सेंटीमीटर का गैप है हर एक पॉइंट में, तो फिर ए बी से लेकर ई एफ के बीच में कितने की दूरी हो जाएगी हर एक पॉइंट में। यहाँ से यहाँ 5 था, यहाँ से यहाँ 5, कितना हो जाएगा 10। तो सिंपल से बोल सकता हूँ मैं, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, और यही सी डी ई एफ के पैरेलल है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये सी डी ए बी के पैरेलल भी है, ये सी डी ए बी के पैरेलल भी है, और यही सी डी ई एफ के पैरेलल भी है। तो अगर यही सी डी ए बी के पैरेलल भी है, यही सी डी ई एफ के पैरेलल भी है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएगी। या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये इसके पैरेलल है, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल ई एफ के। तो मैं बोल सकता हूँ देन जो ए बी क्या हो जाएगा, बट ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी किसके समांतर हो जाएगा सर मेरे पास, ई एफ के। तो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल मतलब समांतर ई एफ के, ठीक है। तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, ई एफ के। अब देखो बेटा ये मेरे पास है ना, आप जरा काम करिए, गिवन है ये मेरे पास है। आप जरा ये काम करता है फटाफट कि मुझे तो एक्स निकालना है ना। अब सर एक्स कैसे निकाला जाए, अब बेटे काम करो इसमें, ठीक है। बड़े एक काम करें इसमें, देखो थोड़ा तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ना हमारे पास जैसे बेटा मैंने क्या कहा था कि ए बी सी डी के पैरेलल था, दिया हुआ था, और सी डी किसके पैरेलल है सर, ई एफ के पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सिंपल सी बात है, पहले किसको पकड़ूँ मैं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी वाली लाइन को, ठीक है, ये रफ वर्क है समझो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ किसको, पहले मैं लिखा ए बी वाली लाइन लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, ई एफ वाली लाइन लिखी, मैंने यहाँ लिखी ई एफ वाली लाइन, मैंने यहाँ लिखी ए बी वाली लाइन, अब मैंने यहाँ लिखी ई एफ वाली लाइन। अब जब एक दोनों दूसरे के पैरेलल है, यहाँ लाइन जा रही है, अच्छा, तो ए बी वाली लाइन पर यहाँ क्या बना हुआ है, एक्स बना हुआ है, और ए एफ वाली लाइन पर यहाँ क्या बना हुआ है, जेड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जेड। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे, ये दोनों क्या, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है नहीं है क्या, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है सर। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ सर, मेरे पास जो x बराबर है जेड है, x बराबर है जेड है, क्यों, ये है अल्टरनेट INTR और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैं लेके आऊँगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, हिंदी में अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। क्यों, मैंने कहा था ना ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ए बी ई एफ के पैरेलल है ना। अगर ए बी वाले लाइन ई एफ के पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो ऐसे। अब देखो y रेशियो जेड, तो y रेशियो जेड, तो y रेशियो जेड बराबर मुझे 3:7 दे रखा है। और आपको याद है जब मैंने आपको रेशियो क्वेश्चन, मतलब एक पिच 6.1 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको वहाँ समझाया था, मैंने कहा जब भी रेशियो में है ना तो सबके साथ x लगा दो। मैंने कहा जब भी रेशियो में हो सबके साथ क्या लगा दो, x लगा दो। अब अगर मैं इसके साथ भी 3x लगाऊँ, इसके साथ में x लगा दूँ, यहाँ भी x लगा दूँ ना, तो पता है दिक्कत हो जाएगी, तुम लोग हो जाओगे कन्फ्यूज। क्यों, यहाँ पर ना x पहले आ चुका है। देखो यहाँ पर x तो मतलब ना, जैसे यहाँ पर x किसी एक एंगल का नाम है, यहाँ पर x किसी एंगल का नाम है, और यहाँ पर अगर मैं रेशियो के साथ x, वैसे तो रेशियो के साथ हमेशा जब सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए रेशियो के साथ हम x ही लगाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर मैं x इसलिए नहीं लगा रहा,
वो लगना तो एक्स ही चाहिए, पर मैं एक्स इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं एक्स लगाऊंगा तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक एंगल का नाम भी एक्स है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे मान लेते हैं लेट, क्योंकि मुझे पता वाई के लिए 3 है, वाई के लिए 3 है और जेड के लिए 7 है ना। वाई मतलब 3 वाई के लिए आया और 7 जेड के लिए आया। तो लेट y इज इक्वल टू 3a मान लो, क्या मान लो 3a स्मॉल a मान लो, एंड z इज इक्वल टू 7b मान लो। लेट y को क्या मान लो 3a। सर a क्यों लिखा? अबे आप 3x और 7x भी लिख सकते हो, पर x इसलिए नहीं लिखा कि x यहाँ पर पहले ऑलरेडी आ चुका है। तो y को मैंने 3a मान लिया, z को मैंने मान लिया 7b मान लिया, ठीक है। अच्छा मान लिया सर, ये हो गया ना सर, ये तो हो चुका है ना, ओके हो चुका है, ठीक है सर, ये लेट कर लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हो ना, हमने ये पढ़ा है ना, ये आपने पढ़ा है या चाहे नहीं पढ़ा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि सर जब भी कभी ये रूल होता है, जब भी कभी एक 2 पैरेलल लाइन होती है, क्या होते हैं 2 पैरेलल लाइन्स होती है। जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन्स होती है, ध्यान दो, अगर 2 पैरेलल लाइन पहले बोला गया है और जब भी 2 पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल काट के जाती है, जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल काट के जाते हैं ना, तो ये जो अंदर के एंगल बनता है ना, ये जो एंगल अंदर के दोनों एंगल बनते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। क्या सम होता है? 180 डिग्री। इन्हें बोलते हैं इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल यानी अंता कोण, को इंटीरियर एंगल, अंता एकांतर कोण है ना, मतलब को इंटीरियर एंगल तो को इंटीरियर एंगल, अंता कोण को इंटर ना से अंता कोण बोलते हैं। देखो जैसे मान लो ये जैसे यहाँ पर है ना, तो ये जो 2 लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों अंदर का एंगल है, तो x और y दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और ऐसे जो एंगल दोनों यहाँ पर बनेंगे ना, उनको ऐड करने पर भी क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो x और y आप क्या है? को इंटीरियर एंगल है। क्या है सर? को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, यानी हिंदी में सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास जो x है ना बेटे, मुझे तो x तो कुछ दे नहीं रखा 2 मिनट के लिए, मुझे y की वैल्यू क्या दे रही है सर? y की वैल्यू क्या दे रही है? 3a। ऊपर लिखा था ना मैंने 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बेटा आपको पता है ऊपर मैंने क्या लिखा था यहाँ पर कि x किसके बराबर है? z के बराबर है। x किसके बराबर है? z के, यानी जो वैल्यू z की होगी वो वैल्यू वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? x की हो जाएगी। अच्छा बेटा यहाँ ना सॉरी गलती हो गई यार, अगर आपने ना y को 3a माना था तो z को भी क्या मानो? 3a ही मानो। अगर y को आपने 3a माना तो z को भी क्या मानो? 3a ही मानो बेटा, ठीक है। तो सर क्योंकि मैं x के जहाँ पर x है ना, मैं x की जगह बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं x की जगह लिख रहा हूँ 7a और ये प्लस 3a, तो ऐसे आएगा और ये 180 डिग्री आ जाएगा। तुम बोलोगे सर क्यों लिख रहे हो? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा जो मेरे पास x किसके बराबर है? z के बराबर है। x वैल्यू z के बराबर है और z की वैल्यू 7a है। अगर z की वैल्यू 7a है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 7a हो जाएगी। तो 7 प्लस 3 का हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 अपॉन में 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो 0 0 कैंसिल। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू 18 आ गई। अब जरा एक काम करो बेटा, किसकी वैल्यू निकालते हैं? अब अगर a की वैल्यू 18 आ चुकी ना, अब जरा एक काम करते हैं, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है? x की निकालनी है। तो सर मतलब x वैल्यू किसके बराबर? z के बराबर है ना। x वैल्यू किसके बराबर है? z के बराबर है। तो यानी x बराबर z मुझे क्या दे रखा है? x बराबर z है ना, तो z की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? 7a दे रखी है। तो x बराबर 7 और जो मुझे a की वैल्यू क्या थी सर? a की वैल्यू आई थी 18 डिग्री। तो अगर तुम क्या करोगे? 18 को तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 18 7 जो होता है 126, 18 7 जो होता है 126, ठीक है। तो सर ये मेरा आंसर आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 126 डिग्री आ गई। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी दी एंड होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि मेरे पास है ना इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी वाली लाइन किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और ठीक है, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, मतलब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये जो ई एफ है ना ये सी डी के ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब जी ई डी जो एंगल जी ई डी है, पूरा जो एंगल है ये मुझे क्या दे रखा है, 126 डिग्री दे रखा है। तो हमें एंगल ए जी ई जी एफ ये निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जरा पहले कॉपी में लिख देते हैं, फिर दोबारा समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने सर पहले से हमने लिखा हुआ है, सब कुछ फिगर बनी हुई है। और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर किसके, सी डी के ऊपर, और जी ई डी ये 126 डिग्री है। अब फिर एक काम करो बेटा, अब ना जो मुझे फाइंड करना है, जो मुझे निकालना है ना, जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, मुझे बोला गया है क्या निकालो। फाइंड करने के लिए बेटा एक तो निकालना मुझे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी की वैल्यू कितनी है ये बतानी है। उसके बाद एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। एंगल जी एफ की वैल्यू क्या बतानी है, ये बतानी है। और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या होगी मुझे ये बतानी है। ठीक है, चलिए सर। तो सर अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो चुका है ना, तो एक काम करते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ ख़त्म हुआ सर, अभी चल ही रहा है। अब देखो सर, ये पहले गिवन लिखा मैंने, गिवन लिखने के बाद क्या आएगा, फाइंड आएगा। फाइंड क्या करना है, ये चीज़ करनी है। तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन फटाफट। सर यार मुझे क्या क्या जो ना ये ना ये जो एंगल है, इतना वाला एंगल 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पर ये दे रखा है ना, ई एफ पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि इसका मतलब अगर ई एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर, यानी इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये जो पूरा बनेगा ये पूरा इतना, ये भी 90 डिग्री का होगा। मतलब मैं सॉल्यूशन में ये लिख सकता हूँ कि जो एंगल एफ ई डी है, जो एंगल एफ ई डी है वो किसके बराबर है, एंगल एफ ई सी के। किसके बराबर, एंगल एफ ई सी के। क्यों, क्योंकि एफ ई डी ये भी 90 डिग्री है, और एफ ई सी ये भी क्या है 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है बेटा। और साथ साथ मेरे पास क्या है, कह रहा है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल, एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल, इतना एंगल, ये पूरा एंगल मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 126 डिग्री। निकालना क्या है, एक तो निकालना है ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल, मतलब बाप रे बाप। अच्छा, एक निकालना है जी ई एफ, यानी जी ई एफ। अच्छा, इतना एंगल, इतना वाला है ना, जी ई एफ मतलब इतना वाला एंगल। ठीक है, और एक निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई यानी इतना एंगल, एफ जी ई यानी ये एंगल। अच्छा कोई नहीं बेटा, तो यार एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है ना, ऐसे वाला। अब देखो बेटा, पहले एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो। देखो अगर मैं बात करूँ एंगल जी ई डी की, अगर बात करूँ एंगल जी ई डी की, तो ये जो एंगल जी ई डी है ना, ये जो एंगल जी ई डी है, ये जो पूरा एंगल है, इसमें दो एंगल नहीं आ रहे, जी ई डी इसमें दो एंगल नहीं आ रहे, इसमें एक एंगल आ रहा है जी ई एफ, एक आ रहा है एंगल जी ई एफ, और एक आ रहा है जी ई डी, एक आ रहा है सॉरी एफ ई डी, क्या आ रहा है एफ ई डी, आ रहा नहीं आ रहा बेटा। अरे ये जो मेरे पास ये जी ई डी एंगल है पूरा, ये दो एंगल का मिलकर नहीं बन रहा, इसमें एक एंगल बन रहा है ये, और एक एंगल बन रहा है ये। तो एंगल जी ई डी दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक बन रहा है एंगल जी ई एफ, और एक बन रहा है एफ ई डी, एक बन रहा है जी ई एफ, एक बन रहा है एफ ई डी। यानी जो मेरे पास एंगल जी ई डी है ना, तो एंगल जी ई डी की वैल्यू क्या है सर, एंगल जी ई डी की वैल्यू 126, इसकी वैल्यू है 126 डिग्री। ठीक है, और जी ई एफ ये तो निकालना ही है, जी ई एफ ये तो निकालना ही है,
और FED, एंगल FED, एंगल FED। बेटा FED क्या है मेरे पास, FED है ना, लिखा था मैंने। FED कितना बेटा, 90 डिग्री है। FED बेटा मेरे पास 90 डिग्री। तो अगर मुझे GF निकालना ना तो 90 वालों को इस साइड भेज दो, यानी 126 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस कर देंगे कि क्या बचेगा बेटा, एंगल GEF बचेगा। तो यानी कि जो G है ना, अगर 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करोगे तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा बेटा, 36 डिग्री। कितना बचेगा बेटा, 36 डिग्री बचेगा। यानी एंगल GEF के वैल्यू क्या आ गई है, 36 डिग्री आ गई है। मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ कि जो एंगल GEF हो गया वो हो गया 36 डिग्री, है ना। तो एक तो मुझे एंगल GEF ही निकालना था ना, एक तो मुझे क्या निकालना था, एंगल GF निकालना था, ठीक है, ये हो गया। तो देखो मैंने एंगल GF निकाल चुका हूँ, ठीक है। और एक निकालना है AGE, कौन से यार, AGE, अच्छा ये निकालना है ना। और एक इसका ये वाला पार्ट निकालना है। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, यार हम चाहे तो बहुत सारे हमारे तरीके हैं। देखो आप थोड़ा ज़रा एक चीज़ ध्यान दो, अगर थोड़ा एक चीज़ ध्यान देने की कोशिश करोगे, मतलब कई चीज़ें, एक चीज़ नहीं, हमें कई चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। देखो बेटा जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेरे पास 2 लाइन है। अच्छा एक ये लाइन ऐसी है, इसका नाम G और इसका नाम E, ये है ऐसा है, हाँ है। तो G के ऊपर एक एंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, और E के साथ ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पहले से दिया हुआ ना कि AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AB वाला लाइन CD के पैरेलल है ना, तो मुझे पहले से बोल रहा है ये जो AB है ना, ये किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। कि AB वाली लाइन CD के पैरेलल है, मुझे पहले बोला गया है कि AB वाली लाइन किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, कि AB पैरेलल है CD के। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे। अरे ये दोनों जेड नहीं बना रहे, जेड बना रहे हैं, तो ये दोनों, ये उल्टा जेड बोल सकते हो तुम, ऐसे दोनों जेड बना रहे हैं, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी बोल सकता हूँ कि एंगल AGE, ये जो एंगल है, तो मेरे पास एंगल AGE है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा सर, एंगल GED के नहीं होगा, एंगल GED के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बराबर होगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। AGE और GED, AGE और GED, क्यों जो मेरे पास ये ना, ये जो मेरे पास AG एंगल है, ये एंगल, और जो GED है मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल है ना, जेड में बताना ऐसे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यार सिंपल सी बात है, तो GED क्या दिया हुआ था, देखो मेरे पास एंगल GED क्या दिया हुआ था, क्योंकि ये पूरा GED, पूरा जो GED 126 है, पूरा GED क्या है, 126 है। तो अगर GED 126 है तो AGE भी क्या आ जाएगा, ये 126 आ जाएगा। तो एंगल AGE ये भी क्या आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि GED भी क्या 126 है, तो AGE भी क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। GED भी आ चुका है, AG भी आ चुका है, अब क्या निकालेंगे यार, ये तो हो गया। तो AG भी निकाल चुका हूँ मैं, है ना, AG ये भी आ चुका है। अब क्या रह गया, FGE, ये रह गया, FGE रह गया, FGE। अब एक चीज़ देख रहे हो आप, ये ऐसे लाइन एक है, अब यहाँ से नीचे लाइन आ रही है, ये नहीं आ रही, कुछ ऐसी लाइन नीचे आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ भैया नीचे आ रही है, तो ऐसा देख लो ना यार, यहाँ देखो ये है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन नीचे आ रही है, ये ऐसी लाइन है, तो एक एंगल बन रहा है लाइन के इस साइड, और एक एंगल बन रहा है लाइन के इस साइड, नहीं बन रहा, एक बन रहा है लाइन के इस साइड और एक बन रहा है लाइन के इस साइड। तो एक लाइन के साइड बन रहा है, एक लाइन के इस साइड बनना है ना, तो दोनों एंगल का सम कितना आएगा सर, दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा,
दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोलो तो रेखिक युग्म, है ना। तो जो एंगल AGE है, एंगल AGE है, और ये जो एंगल FGE है, एंगल FGE है, जो एंगल FGE है, ये इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा सर? 180 डिग्री। यानी इससे बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब होता है रेखिक युग्म। अब मुझे क्या AG भी दिया हुआ है, AG मैंने अभी निकाला, जस्ट निकाला था मैंने अभी, देखो 126। सर AG मैंने क्या निकाला अभी? जस्ट 126 डिग्री निकाला ना, है ना सर। ये निकाला हमने, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। AG जस्ट क्या निकाला? 126 डिग्री निकाला मैंने, ठीक है। अच्छा, तो यानी सर AG निकाला 126 डिग्री प्लस FG तो मेरे पास ऐसे रहेगा, और ये 180 डिग्री। तो अब अगर मुझे एंगल FGE निकालना है ना, तो बेटा क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 126, तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 50 और 54, क्या आ जाएगा? 54 डिग्री। कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो एक आया मेरा 54, एक आया मेरा 126, एक आया मेरे पास 36। निकल तो गए। अरे मुझे क्या निकालना था? ये 3 एंगल निकाल लेता ना। एक तो मुझे एंगल FGE निकालना था, 54 डिग्री आया है। तो देखो एंगल F है ना, जो भी मेरे पास FGE निकालना था ना, FGE निकल गया 54। फिर मुझे एंगल क्या निकाला? GEF। क्या निकाला? GEF क्या निकाला? GEF निकल गया 36 डिग्री। फिर मुझे AGE निकालना था, AG निकल गया 126 डिग्री। फिर तीनों एंगल मेरे आ चुके हैं, है ना। तीनों एंगल्स मेरे आ चुके हैं।